ये मोटा मोटा आप लोगों को दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। द डेविएशंस इन द वैल्यूज ऑफ टू कनकरेंट, कनकरेंट का मतलब होता है सेम चल रहा है ना, कनकरेंट समझ रहे हो ना, दो चीजें जैसे पैरेलल चलती हैं, दो चीजें एक ही टाइम पे या स्टडी की जाती है तो हम उसको कनकरेंट बोल देते हैं, साइमल्टेनियस, 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 जैसे आप ये आप हो और ये आपकी क्रश है, तो आप उसके पास शादी का प्रपोजल लेके चले गए, प्यार का इजहार कर दिया, तो उसने आपको बोल दिया कि हाँ मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, इस पे आप खुश हो गए, लेकिन साथ में उसने बोल दिया एज अ फ्रेंड। अब आप साइमल्टेनियसली खुश और दुखी दोनों हो रहे हो, दिस इज व्हाट वी कॉल कनकरेंट सिचुएशन। आप इस चीज को लेके बहुत खुश हो रहे हो कि अच्छा वो भी प्यार करती है, लेकिन जब उसने बोल दिया एज अ फ्रेंड तो उसी टाइम पे सेम दोनों मूड एक ही टाइम पे चल रहे हैं, आप खुद सब कंफ्यूज हो कि क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इस नॉस्टैल्जिया, किसी को बोला है क्या ऐसा नॉस्टैल्जिया? मत याद दिलाओ, क्यों भाई, क्यों ना याद दिलाओ? दैट इज वाई वी कॉल कनकरेंट यहाँ पर साइंस का इस्तेमाल। और अगर हम बोलेंगे कि दोनों वेरिएबल्स कनकरेंट हैं अगर दोनों इक्वल साइन के होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव साइन होगा तो भी बोलेंगे कि कनकरेंट है, अगर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो भी बोलेंगे कि दोनों कनकरेंट, दोनों कनकरेंट। अरे मुझे पता है तुम लोगों की रेंज के बारे में, तो टेंशन मत लो, अपनी भावनाओं को अपने तक रखो, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करो, कंट्रोल रखा करो क्लास में, ठीक है। तुम्हारे ये जो जज्बात ऐसे बाढ़ की तरह बाहर निकलने लग जाते हैं ना किसी ऐसी बात पे आके, तो इसको थोड़ा सा काबू में रखा करो, कंट्रोल में रखा करो, दिसंबर के बाद काम आएंगे। अब इसके मेरिट्स क्या हैं? सबसे पहले दिसंबर के बाद काम आएंगे। अब इसके मेरिट्स क्या हैं? सबसे पहले इसमें आप लोगों को ज़्यादा लॉजिक लगाने की, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ईजीली वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं आपकी फाइंड आउट हो जाती हैं। और बहुत बड़ा नंबर हो अगर n का, साइज़ का बहुत बड़ा नंबर हो n का, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। दूसरा डिफरेंस क्या है? डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल और लार्ज चेंजेस और अप्रॉक्सीमेशन। मैंने आपको पहले बताया था इसके अंदर मेन फोकस किस पे है, हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। कौन सी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं? वी ट्राई टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट मतलब टू द पॉइंट, जितनी वैल्यू है वो आ जाए। अप्रॉक्सीमेशन मतलब एग्जैक्ट। पहले ही बताया था कनकरेंट को यूज कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पर ज्यादा आप सीरियस नहीं हो ना, जहाँ पे आप कोई ज्यादा सीरियस नहीं हो, उसका भी रिप्लाई कर रहे हो, उसका भी कर रहे हो, उसका भी कर रहे हो, उसका भी कर रहे हो, वो सिचुएशन आपकी कनकरेंट है। तो इस वजह से आपका मेन फोकस किस पे है? सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन पे है, एस्टिमेशन। ठीक है। देन आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। अब देखो यहाँ पर तीन चीजें आएंगी आगे, इनके फॉर्मूले ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आपके आर का स्क्वायर हो जाता है, मतलब जो कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ना, अगर मैं उसको स्क्वायर कर दूं, उसको स्क्वायर कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बन जाएगा। मतलब अगर मैं आर लिख रहा हूं तो ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और इसी आर को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। पहली बात समझ आ गया? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। So coefficient of correlation between two variables is measured all the linear relation between them and indicate the amount of variation। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। हाँ, 1 - r²
क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन। एलियन नहीं है ये 3 फॉर्मूले आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। आर है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, आर स्क्वायर है तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, और 1 माइनस आर स्क्वायर है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन। ये क्या है वो भी बताना। जब आप r की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, बताता हूँ पहले r इसको समझ। जब आप r की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो r आप लोगों को ये बताता है कि दोनों वेरिएबल्स आपस में किस तरीके से एसोसिएट किए हुए, यस और कि कितना स्ट्रांगली और कितना वीकली उनकी बॉन्डिंग है, ठीक है, कि वो आपस में कितना स्ट्रांगली जुड़े हुए, कितना स्ट्रांगली वो आपस में जुड़े हुए। लेकिन परसेंटेज में कितना है या फिर वेरिएंस के बेसिस पे कितना है वो बताएगा नहीं कोरिलेशन। तो उसकी एक और एप्लीकेशन, एक और नया मेथड निकाला गया है, अ मोर यूजफुल एंड readily comprehensible measure for this purpose is the coefficient of determination, which gives the percentage variation in the dependent variable that is accounted by the independent variable. टोटल वेरिएंस ऊपर एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। दैट मीन्स कि आप परसेंटेज में बता सकते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज किया जा रहा है उससे ऊपर के डिपेंडेंट वेरिएबल में कितने परसेंट का चेंज है, कितने परसेंटेज का चेंज है। तो आर की बेटर इंटरप्रिटेशन के लिए आप कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। समझ आया? आर का इस्तेमाल करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन बताएगा, लेकिन वेरिएशन को और वैल्यूएबल बनाने के लिए, वेरिएशन के अंदर परसेंटेज को ऐड करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। इज इट क्लियर? किसी को इस बात में कोई दिक्कत, किसी को इस बात में कोई कंफ्यूजन तो पूछो। एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। अरे बेटा कुछ नहीं है, देखो आर के लिए क्या कर रहे थे? आर से सिर्फ आपको डिग्री डायरेक्शन पता चल रही थी। अब उसी आर की जो वैल्यू थी उसको और बढ़िया बनाने के लिए, परसेंटेज बेसिस पे डिवाइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम एक नई चीज को ले आए जिसको आर स्क्वायर बोल देते हैं, और उसका फिर फॉर्मूला क्या है? एक्सप्लेन्ड वेरिएंस। और टोटल वेरिएंस के साथ जितना एक्सप्लेन किया जा सकता है, जितने वैल्यू आपको मालूम है उसको क्या कर देते हो? टोटल वेरिएंस के साथ डिवाइड कर दो। लिखा हुआ है the coefficient of determination is much more useful and better measure for interpretation of value r। मतलब आप समझ रहे हो ना, जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू, इसको इंटरप्रेट करने के लिए पहले आपने क्या पढ़ा था? प्रोबेबल एरर पढ़ा था। प्रोबेबल एरर भी यही काम करता था, r के सिग्निफिकेंस को, अब r स्क्वायर भी r के सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए। समझ रहे हो ना? दीज आर द टेस्ट, दीज आर द टेस्ट। ये कुछ टेस्ट हैं जो अप्लाई किए जाते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो r की वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है भी या नहीं, उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। एक फोटो देखो, बताना, इस फोटो को ध्यान से देखो। अरे एलियनेशन पे आने तो दो यार, डिटर्मिनेशन, एलियनेशन अभी पेंडिंग है, पहले डिटर्मिनेशन को समझ लो।
ये आपने एक रिग्रेशन की बेस्ट फिट लाइन को अप्लाई कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो ना। और इसके बेसिस पे आपको पता चल गया कि जो टोटल वेरिएशन है वो इतनी है, ठीक है, टोटल वेरिएशन इतनी है। अब उसमें से कुछ हिस्सा आपने एक्सप्लेन कर दिया और कुछ ऐसा हिस्सा है जो आप अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हो, दैट इज रेजिड्यूल। रेजिड्यूल समझ रहे हो ना, बचा कुछ। उस बेस्ट फिट लाइन को लगाने के बाद कुछ वैल्यू होती है जिसको हम डिटरमाइन कर पाते हैं और कुछ वैल्यू होती है जो डिटरमाइन नहीं कर पाते। कुछ वैल्यू है उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। तो जो डिटरमाइन नहीं कर रहे दैट इज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, जो डिटरमाइन कर लिया वो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, और जो दोनों का टोटल हो जाएगा तो टोटल क्या बन जाएगा, टोटल वेरिएंस, जो यहाँ पे पड़ा हुआ है इधर, टोटल वेरिएंस कितना आ जाएगा, टोटल वेरिएंस मतलब कितनी वेरिएशन, समझ रहे हो ना, आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू को अप्लाई करने के लिए, आर स्क्वायर की वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज किया, समझ रहे हो। उसने बोला एक्चुअल y की वैल्यू इतना है, मीन ऑफ y इतना है और एस्टिमेटेड y इतना है। तो इसका मतलब ये वाला है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये वाला है जिसको भी हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको भाग करेंगे किसके साथ, टोटल के साथ। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। हाँ, टोटल वेरिएंस और टोटल डेविएशन, डेविएशन को ही वेरिएंस बोलते हैं बेटा, वेरिएंस को भी डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। मुझे पता है आपको ये इसमें इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिंपल है, सिंपल है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उतनी जरूरी नहीं है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से समझना ज्यादा जरूरी। क्लियर है? थैंक यू सो मच मिंकी बेटा, समझ आ गया। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस और एक्सप्लेन्ड वेरिएंस के बीच का डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनएक्सप्लेन्ड और एक्सप्लेन्ड वेरिएंस। और लास्ट में एक रहता है कोफिशिएंट ऑफ, ये तो हो गया डिटरमिनेशन, देन आता है कोफिशिएंट ऑफ, ये आता है कोफिशिएंट ऑफ एलिमिनेशन। और लास्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनएक्सप्लेन्ड और एक्सप्लेन्ड वेरिएंस। और लास्ट में एक रहता है कोफिशिएंट ऑफ, ये तो हो गया डिटरमिनेशन, देन आता है कोफिशिएंट ऑफ, ये आता है कोफिशिएंट ऑफ एलिमिनेशन। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, के से डिनोट करते हैं, 1 माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये देखो के स्क्वायर अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस, दैट इज के स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन और कोफिशिएंट ऑफ एलिमिनेशन। यहाँ पर अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस था, वहां पर क्या था, एक्सप्लेन्ड था, या 1 माइनस एक्सप्लेन्ड माइनस टोटल वेरिएंस, मतलब टोटल बचा हुआ। देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको दूसरे पेज पे लिख के बताता हूँ। आर स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, क्या है बेटा, डिटरमिनेशन, यही है ना। आर स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है। इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आप इसका फॉर्मूला देखते हो तो फॉर्मूला क्या है, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? अब नॉन डिटरमिनेशन, अगर मैं इसको ऑपोजिट करूं, ये तो डिटरमिनेशन है, अगर मैं नॉन डिटरमिनेशन देखूं तो बचा कुचा हिस्सा, मतलब आपको 90 की वैल्यू पता है, आप बाकी की वैल्यू ढूंढना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 100 में से 90 को माइनस करोगे तो 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। यही हुआ, नॉन डिटरमिनेशन क्या हो गया, 1 माइनस आर स्क्वायर है। तो ये वाला फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। या फिर आप सीधा बोल सकते हो क्या, अनएक्सप्लेन्ड, 1 माइनस एक्सप्लेन्ड मतलब जो बचा हुआ है, अनएक्सप्लेन्ड
एक्सप्लेन वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? इसमें ऊपर से जाने वाला क्या है बताओ? इतनी लॉजिकल बात आप समझ नहीं पा रहे हो, इसमें ऊपर से जाने वाली क्या ही बात है मुझे बताओ। कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना, क्या है 1 माइनस आर स्क्वायर, मतलब भाई आपको 90 की वैल्यू पता है, बाकी वैल्यू निकालनी है तो 100 में से 90 को माइनस ही तो करोगे, और क्या करोगे बताओ। ये तो बच्चों वाली बात है ना, अगर आप इसको भी समझ नहीं पा रहे हो तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ बताओ। आर स्क्वायर है तो 1 माइनस आर स्क्वायर है तो फॉर्मूला भी 1 माइनस आर हो जाएगा। और 1 माइनस एक्सप्लेन्ड का मतलब क्या हुआ भाई, टोटल में से एक्सप्लेन्ड को निकाल दिया तो अनएक्सप्लेन्ड ही तो रह गया। एक में से एक्सप्लेन्ड को माइनस कर दिया तो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस ही तो रह गया, और क्या रह गया। और लास्ट में एक और वैल्यू रह जाती है, ये हो गया आप लोगों का एक कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन, इसको आप के से डिनोट करते हो, ये 1 माइनस आर स्क्वायर, बस इतना ही समझना, 1 माइनस आर स्क्वायर ये बना। तो ये 4 से 5 फॉर्मूले हैं जिसको आपने समझना है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ एलियनेशन, टोटल 4 फॉर्मूले हैं जिसको आप लोगों ने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू, इतनी वैल्यू क्या बन रही है, आर स्क्वायर बन रही है, 1 माइनस आर स्क्वायर बन रही है ना, मतलब ये आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन को जब आप स्क्वायर कर देते हो, मतलब ये के की वैल्यू आप स्क्वायर कर देते हो, तो इसमें इधर आपने स्क्वायर किया है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। बेसिक एप्लीकेशन, आपने एक पेज पे इनको लिखो प्रॉपर्ली, जैसे मैंने बनाया है ना, प्रॉपर्ली लिखो, आपको खुद ही कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएगा कि अच्छा अगर मैंने स्क्वायर कर दिया है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, अगर इस रूट को हटा दिया तो ये इस तरीके से रह जाएगा। 4 से 5 फॉर्मूले हैं बेटा, ये याद ही करने पड़ेंगे, इसका और कोई तरीका नहीं, यू हैव टू रिमेंबर। यू हैव टू रिमेंबर इट, और इसका कोई तरीका नहीं। आपको ये चीजें इसी तरीके से क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आया? मुझे पता पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन क्योंकि ये चीजें पेपर में पूछी जाती हैं इस वजह से इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर खुद बुक से पढ़ना पड़ेगा तो फिर समझ नहीं आएगा। नॉन डिटरमिनेशन के स्क्वायर को एलिनेशन बोल देते हो, लिखा हुआ ना, कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। ये के स्क्वायर होता है, इसको के स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर की बराबर दिया जाता है, और ये 1 माइनस आर स्क्वायर को रूट कर दिया। बस इजी है, थोड़ा सा फोकस रह के सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, फोकस रह के ही सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा फोकस रहोगे तो इजी हो जाएगा। हमारे लिए दिक्कत क्या है, थोड़ा सा डर जाते हैं सवाल को देख के, थोड़ा सा घबरा जाते हैं। घबराया मत करो, थोड़ा सा टाइम दिया करो। जिंदगी में जिस चीज में ज्यादा टाइम लगता है ना, वही आपको ज्यादा आउटपुट देती है, याद रखिए इस चीज को। जिस चीज में जितना ज्यादा टाइम लगता है ना, आज ही मैंने एक वो स्टेटस डाला, स्टेटस नहीं था, आई थिंक स्टेटस भी डाला था, और मैंने अपने दूसरे बी यूअरसेल्फ पे फोटो भी भेजी थी। किसी चीज को एफर्ट्सलेस बनाना है तो उसमें मोर एफर्ट्स ऐड करने पड़ेंगे, समझ रहे ना? जितने ज्यादा एफर्ट्स किसी चीज में डालोगे वो चीज उतनी एफर्ट्सलेस होगी। किसी भी स्किल की बात करो, जैसे कम्युनिकेशन है, अगर आप हर रोज 2 घंटे कम्युनिकेशन को दे रहे हो तो 6 महीने के बाद आप कम्युनिकेशन में इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, काम एफर्टलेस हो जाएगा। जैसे हमारे लिए टीचिंग एकदम से एफर्टलेस हो चुकी है, क्यों? क्योंकि हमने टीचिंग को इतना टाइम दिया है, हमने अपनी मतलब जिंदगी का आधी जिंदगी टीचिंग को दे दिया पिछले 6 साल में, ये समझ लीजिए। तो अब हमारे लिए टीचिंग डिफिकल्ट नहीं है,
ऐसा नहीं है कि हमने टीचिंग छोड़ दी है या हम उसकी अभी मेहनत नहीं करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन अब वो क्या होगी, एफर्टलेस होगी। आप भी तो किसी चीज में एफर्टलेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप रोटी बनाते हो, अब आप बात भी कर रहे हो, साथ में रोटी भी बना रहे हो, फिर भी वो गोल बनती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एफर्टलेस। दैट इज व्हाट वी कॉल एफर्टलेस, क्योंकि आपने इतने सारे एफर्ट्स ऑलरेडी डाल दिए उसमें। पहले दिन बनाया होगा, सारे देशों के नक्शे बनाए होंगे, इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, चाइना का। शुरुआत में ऐसे ही होता है। गाड़ी सीखते हो पहले बहुत ध्यान से देखते हो, इधर से कोई 6 महीने गाड़ी चलाने के बाद आप फोन पे भी लगे हुए हो, गाड़ी फिर भी चले जा रही है। दैट इज समथिंग, जितने ज्यादा एफर्ट्स लगाओगे, जितने ज्यादा मेहनत करोगे, वो चीज उतनी एफर्टलेस हो जाएगी। लेकिन आप गिव अप नहीं कर सकते, आपको लगातार उस पर क्या करना पड़ेगा, मेहनत करते रहना। आज इतना ही पड़ेगा, कल दिन में रिग्रेशन करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। सर इतना डीप नॉलेज सब्जेक्ट का आपको कैसे होगा? बेटा पढ़ा के होता है, और कैसे होगा? पहले ये सारी चीजें अपने टाइम पे पढ़ी थी, फिर इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, तो अपने आप ही हो जाती हैं, आपको भी हो जाएंगी जब आप पढ़ाओगे कर, है ना? एग्जाम क्रैक करके जब आप क्लास में पढ़ाओगे, टीचर बनोगे, तो भी आपको भी सब चीजें समझ आ जाएंगी, आपको भी सारी चीजें हैं वो याद हो जाएंगी। कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। हाँ, कल सुबह 10 बजे हिंदी की पीडीएफ मैं शेयर करता हूँ। तो रिसर्च की भेजी थी सुबह, इंग्लिश में है क्या वो? मैंने तो हिंदी ही डाली थी, हिंदी में थी ना वो सुबह की, या इंग्लिश में डाल दी? सुबह की फाइलों को चेक किया किसी ने? रिसर्च वाली हिंदी में ही है ना सब, दोनों पीडीएफ इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश में हो गई है, ओ मैं चेक करता हूँ अभी, वो दोबारा वो करता हूँ, और आज स्टैट वाली भी आपको देता हूँ, स्टैट की भी अभी शेयर करता हूँ, वो गलती से हो गई होगी, मैं भेजता हूँ। हाँ, मिलेगा कोर्स के अपडेट्स में हिंदी की पीडीएफ में। बाय, टेक।